हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का आज हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दर्पण सूत्र का निगमन कराया था एक अवतल दर्पण के लिए, और आज के इस लेक्चर में आप लोगों को हम उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसीलिए मैं क्लास को बड़ा नहीं बनाता, क्योंकि आप बोरियत महसूस ना करें, आप बोर ना हो। ठीक, तो कम समय में हम यहाँ पर आप लोगों को उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण सबसे पहले बना लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके समक्ष एक उत्तल दर्पण बना लिया है। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए तल से होता है। ये आप देख सकते हो, दबे हुए तल पर पेंट की कलाई है। ये उत्तल दर्पण का द्वारक है M1 M2। ठीक, और उभरे हुए भाग से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके समक्ष एक मुख्य अक्ष मैंने खींची है, जो कि इस उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष खींची गई है। और ये क्या है? दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं? पोल, यानी दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। सारी दूरियां पोल से ही मापी जाती हैं, यानी ध्रुव से ही मापी जाती हैं। ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष पर मैंने क्या किया है? एक बिंदु लिया और इस बिंदु पर मैंने क्या किया? एक वस्तु को स्थित कर दिया, ओ डैश। वस्तु को इसलिए हम ओ डैश से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। क्लियर? जो ये मैंने ओ डैश वस्तु ली है, ये आपको देखिए प्रतिबिंब बनना पता होगा उत्तल दर्पण द्वारा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पता होना चाहिए। देखिए ये वस्तु है ओ डैश, इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने सीखा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ये मैंने जाती हुई प्रतीत दिखा दिया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? ये जो है जाती हुई मैंने प्रतीत रेखा दिखा दिया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जब तक दो किरणें, वस्तु चलने वाली दो किरणें एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तब तक प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। ठीक है ना। तो ये मुख्य फोकस की ओर गई, हालांकि जाएगी तो ये वैसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये परावर्तक तल है, प्रकाश को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उत्तल दर्पण में वो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो मैंने दिखा दिया भाई, इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित कर दिया। अब वस्तु से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो किससे होकर जाती है? भाई वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो यहाँ वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर जाएगी? भाई वक्रता केंद्र से। ऐसे आप देख पा रहे हो, ये वक्रता केंद्र से होकर गई। यहाँ पर वक्रता केंद्र बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना। ये प्रकाश किरण किससे होकर गई? वक्रता केंद्र से। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, देखिए यहाँ पर बताया गया था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में, आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट गुजार दिया है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है ना। जैसे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हैं। ये चीज ध्यान रखना। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही। यहाँ पर क्या बनेगा? इस ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ओके, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है वो वैसे उसी माध्यम में क्या होती है? वापस आ जाती है। ठीक है, ये हमने गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में सीखा था। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया आई डैश ओ डैश वस्तु का। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये आपका एक बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक, और इस बिंदु ए से इस मुख्य अक्ष पर डाल देते हैं एक लंब, और इस लंब का नाम दे देते हैं AM। जो M पॉइंट है वो इस ध्रुव के बहुत ज़्यादा समीप है, मतलब इस M को हम P पर मान सकते हैं, क्योंकि सारी दूरियां P से मापी जाती हैं, इसलिए हम सारी यहाँ पर M को P के करीब मानकर ही चलेंगे। अब वही पुराना काम हम क्या लिखेंगे? पहले वस्तु की दूरी आप सभी को पता है, O से लेकर के जो ध्रुव तक की दूरी हो जाएगी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, O से लेकर के जो ध्रुव तक की दूरी हो जाएगी वो वस्तु की दूरी हो जाएगी, इसको U से लिखेंगे। ठीक है, और ये दर्पण के सम्मुख है, इसलिए U आपका ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी भी पोल से लेंगे तो इसको हम V से प्रदर्शित कर देंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? फोकस दूरी PF, ये आपको F से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। P से लेकर C तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, इसको R से प्रदर्शित कर देंगे। इधर की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी धनात्मक होंगी। निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह पर पार्टी के
अनुसार अगर हम बात करें तो ये सारी दूरियां एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ रही, इसलिए सारी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और ये दूरी, वस्तु की दूरी आपकी इस डायरेक्शन में पड़ी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, इसलिए ये दूरी आपकी ऋणात्मक होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतना चीज़ आप मान लेना कि माना, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो कि माना जो आपकी ओ से लेकर ध्रुव तक की दूरी है वो भैया माइनस यू है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी आई पी की जो दूरी है वो माइनस का वी है, ठीक है। इसी तरीके से जो पी सी, ठीक है, वो कितना है, आर है। बस इतना याद रखना, यहाँ पर माइनस नहीं रखना, उधर की सारी दूरियां धनात्मक, केवल यू को आप ऋणात्मक रखना बस इसमें, ओके। इसी तरीके से आप पी एफ का मान निकालोगे तो एफ हो जाएगा। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकल दूरी धनात्मक होती है। ये सारी चीज़ें आप मान सकते हो, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो त्रिभुज लेंगे हम, है ना, और देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज समरूप है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो आपके समक्ष एक त्रिभुज हम लेंगे ओ डैश और सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक। और साथ ही में इसके हम एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला, देखिए आई डैश सी, ये जो यहाँ से बन रहा है आप देख पा रहे हो, आई डैश सी, और ये ओ डैश, ये देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज, और ये साथ में जो आपका छोटा वाला त्रिभुज इसमें बन रहा है ये वाला, ये दोनों त्रिभुज भैया समरूप हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, ओ डैश सी तथा त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, आई डैश सी, क्या है भाई, समरूप है, समरूप है ना। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजा कौन कौन समझेंगे, ओ डैश बटे में आई डैश, लिखेंगे ओ डैश बटे में आई डैश, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो आपकी पड़ी भुजा होगी वो आपकी ओसी होगी, तो हम लिख देंगे ओसी। और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए जो भुजा होगी वो आपकी आईसी होगी, तो लिख देंगे आईसी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर तो एक त्रिभुज बन रहा है AMF, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। तो जो AMF त्रिभुज है ये त्रिभुज, और जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है आई डैश एफ, ठीक, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा AMF तथा आई डैश आई एफ क्या है, समरूप है। क्या है भाई, समरूप है। और दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। इस त्रिभुज की भुजा आप ले लेंगे AM बटे में इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, आई डैश। इस बड़े वाले त्रिभुज की पड़ी भुजा हो जाएगी MF, तो MF लिख देंगे, और बटे में इस छोटे वाले त्रिभुज की पड़ी भुजा हो जाएगी IF। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, चूंकि देखिए जो AM आपकी भुजा है वो ओ डैश के बराबर होगी, चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख देना, चूंकि जो ओ डैश का मान है वो किसके बराबर होगा, AM के बराबर होगा, ठीक है। और जो M पॉइंट है वो P के बहुत करीब माना जाएगा, नहीं जो MF मैंने दूरी लिखी है इसको PF बना लेंगे, तथा जो MF दूरी है इसको हम PF बना लेंगे। क्लियर भाई, क्यों, क्योंकि ये जो M पॉइंट है ये ध्रुव के बहुत समीप है, इसलिए हम ध्रुव पर ही मानेंगे इसको। अब ये हो जाएगा AM के स्थान पर ओ डैश, ठीक है, लिखेंगे। तब इस समीकरण में परिवर्तन होगा, ओ डैश बटे में आई डैश बराबर MF को लिख देंगे PF बटे में IF। इसको समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 व 2 को देखें तो LHS LHS बराबर है, तो इनके RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी OC बटे में जो IC का मान होगा वो किसके बराबर होगा, PF, और बटे में किसके बराबर हो जाएगा, IF के। क्लियर है। अब चलिए भाई चिन्ह सहित हम मान रख देंगे। क्या कर देंगे भाई, चिन्ह सहित मान रखने पर लिखेंगे, चिन्ह सहित मान रखने पर चलिए मान रख देते हैं भाई, चिन्ह सहित मान रखेंगे। OC, O से C तक की दूरी की बात करें तो OC में OP और PC जोड़ के आएगा, तो OC के स्थान पर देखिए कितना लिख सकते हैं, OC के स्थान पर OP प्लस PC और बटे में IC। I से C तक की दूरी अगर निकालना है तो P से C तक की दूरी से P से I तक की दूरी घटाना पड़ेगा,
यानी पी सी माइनस कितना हो जाएगा पी आई, क्योंकि डायरेक्ट हमें आई सी की दूरी नहीं पता है। क्लियर। आगे यहाँ पर देखिए पी एफ, तो पी से एफ तक की दूरी पता है, इसको लिख देंगे पी एफ बटे में आई एफ। ये जो दूरी अगर निकालना है आपको तो पहले पी से लेकर के एफ तक की दूरी से पी से लेकर के आई तक की दूरी घटाना होगा। ठीक है, तो पी से लेकर के एफ तक की दूरी से हम पी से लेकर के आई तक की दूरी घटा देंगे। ये इसलिए घटा रहे क्योंकि ये दोनों दूरियां पता है, मुझे डायरेक्ट आई एफ का मान नहीं पता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब देखिए ओपी की अगर बात करें, ओपी की अगर हम बात करें तो वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी हो जाएगी माइनस का यू हो जाएगी। पी से सी तक की अगर बात करें तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी आपकी प्लस आर है, तो प्लस आर रख देंगे बटे में पी सी, पी से लेकर सी तक की दूरी है वो प्लस आर है, माइनस पी आई, पी से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपकी वी है, प्लस का वी रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा देंगे। पी एफ फोकस दूरी आपकी एफ है, एफ माइनस पी आई यानी वी। ठीक है, अब मान रख दिया है, यहाँ पर क्या कर देंगे कैंची गुणा कर लेंगे। पहले तो r बराबर हम 2f रख दें, क्योंकि हमें जो रिलेशन प्राप्त करना है वो एफ यू वी के पदों में प्राप्त करना है, इसलिए r बराबर 2f रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस का 2f बटे में 2f माइनस वी बराबर f बटे में f माइनस वी। चलिए भाई कैंची गुणा करते हैं भाई, f का गुणा u से कर देंगे माइनस का uf, f का गुणा 2f से कर देंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस v का गुणा u से कर देंगे माइनस u से तो प्लस का uv हो जाएगा, माइनस v का गुणा आप 2f से कर दोगे तो माइनस का 2fv हो जाएगा, बराबर अगर बात करें f का गुणा 2f से हो जाएगा 2f स्क्वायर, f का गुणा v से हो जाएगा माइनस का vf या fv आप लिख सकते हो। ठीक है ना, बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? उम्मीद है कि क्लियर हो गई। आप देखिए 2f स्क्वायर से दोनों पक्षों में 2f स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सजाती चिन्ह है। यहाँ पर बचा uf और बचा आपका uv, और ये माइनस का 2f उधर जाएगा तो उधर पहले से माइनस का fv है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2fv हो जाएगा। क्लियर है, देखिए माइनस का uf बचा प्लस का uv बचा, और यहाँ पर देखिए तो प्लस 2fv से एक fv जाएगा तो एक fv बच जाएगा। वही पुराना काम, दोनों पक्षों में हम uvf से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो इसके बटे में uvf आएगा, इसके बटे में uvf आएगा और इसके बटे में uvf आएगा। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, इधर uv से uv कैंसिल और इधर f से f कैंसिल, v से v कैंसिल। तो सूत्र आपका बच जाएगा, देखिए माइनस का 1/v, ठीक है, प्लस का 1/f और बराबर आपका बच जाएगा 1/u। तो जब आप 1/f बराबर निकालोगे तो 1/u ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/v हो जाएगा। इस तरीके से आपको दर्पण सूत्र मिल गया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो उत्तल दर्पण के लिए हम कैसे जो है एफ यू और वी में रिलेशन फाइंड करते हैं, यानी दर्पण सूत्र ज्ञात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं था, बस छोटा मोटा परिवर्तन था। ठीक है, बस इसमें अलग अलग आपको त्रिभुज थोड़ा बदलना पड़ा, बस इसका किरण आरेख थोड़ा बदलना पड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है भाई ले लीजिए, हम हट गए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।